Good morning, students. Today we are going to start Civics Chapter 1. What is democracy? Why democracy? प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डेमोक्रेसी के फीचर्स के बारे में बताया था। डेमोक्रेसी के फीचर्स में जो हमारा फर्स्ट फीचर्स था वो क्या था? इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो ये हमारा क्या था? फर्स्ट फीचर था। और इसमें मैंने आपको परवेज मुशर्रफ की केस स्टडी के बारे में बताया था कि पाकिस्तान नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों था, क्योंकि परवेज मुशर्रफ पूरे तरह से वहाँ के उनके पास ही पूरी मिलिट्री फोर्स थी, पूरी पावर थी और वो लोगों के द्वारा इलेक्ट नहीं किए गए थे। इसी कारण से परवेज मुशर्रफ वहाँ के उन्होंने 5 साल के लिए अपना टाइम पीरियड और बढ़ा लिया था। तो इस तरह से हम यदि फर्स्ट फीचर को देखें तो फर्स्ट फीचर के अकॉर्डिंग पाकिस्तान डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था उस पीरियड में। नेक्स्ट हमारा जो फीचर्स था वो क्या था? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। जो हमारा सेकंड फीचर था उसमें था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए क्या जरूरी होता कि उस कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। यदि कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगा। तो इसमें हमने इस सेकंड फीचर में हमने चाइना और मैक्सिको की केस स्टडी को पढ़ा था और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि चाइना और मैक्सिको में फ्री फेयर इलेक्शन नहीं हुए थे। इस कारण से चाइना और मैक्सिको भी क्या डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाया। थर्ड फीचर पर हम आते हैं तो थर्ड फीचर था हमारा इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। जो थर्ड फीचर था उसमें क्या था? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब एक व्यक्ति एक वोट और एक वैल्यू। हर व्यक्ति के लिए एक वोट होना चाहिए और उस वोट की उसकी वैल्यू होना चाहिए। तो थर्ड फीचर जो हमने पढ़ा उसमें क्या था? हमने सऊदी अरेबिया में क्या हुआ था? वो 2005 में डिड नॉट हैव द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में 2015 तक वुमेन को वोट देने का कोई भी राइट नहीं था। एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूलर्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। इस तरह से हमने एस्टोनिया में भी देखा था। तो एस्टोनिया में भी क्या हुआ? एस्टोनिया में जो रशियन माइनॉरिटी थी उसको भी वोट राइट बहुत मुश्किल से मिलता था। एंड फिजी, नेक्स्ट पॉइंट था फिजी। तो फिजी क्या था? फिजी भी एक कंट्री है। फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू दैन दैट ऑफ इंडियन फिजियन। तो इस तरह से फिजी में वहाँ की जो लोकल फिजी का जो वोट वैल्यू था वो क्या था? इंडियन फिजी से ज़्यादा था। जो लोकल फिजी थे उनके वोट की वैल्यू ज़्यादा थी, जबकि जो इंडियन फिजी थे उनके वोट की वैल्यू कम थी। तो इस तरह से इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो इस तरह से हम लोगों ने ये पॉइंट भी पढ़ा था। अब नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। रूल ऑफ लॉ मतलब जो भी नियम बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, हमको और जो राइट्स हैं उनका क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब हमारे जो इंडिया है, हमारे इंडिया में क्या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे रूल्स बनाए गए और उन सभी रूल्स को हमारे जो लीडर्स हैं, इंडिया के लीडर्स हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। कोई भी सरकार आए या जाए, कोई भी गवर्नमेंट, जैसे कभी बीजेपी आ जाती है, कभी बीजेपी हमारे इंडिया में मतलब रूल करती है, तो कभी कांग्रेस रूल करती है। तो कोई भी गवर्नमेंट रूल करे हमारे इंडिया में, मगर उनको
कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल्स को फॉलो करना होता, मतलब नियम वही रहेंगे, आपको उन्हीं रूल्स को फॉलो करना पड़ता। तो अब हम जिम्बाब्वे की जो एक केस स्टडी है उसके बारे में पढ़ेंगे। जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल इन 1980। सिंस देन द कंट्री हैज बीन रूल्ड ZANUPF। एक वहाँ पर पार्टी थी जिम्बाब्वे में, उसका नाम था ZANUPF। द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल, इट्स लीडर रॉबर्ट मुगाबे। और उस पार्टी का जो लीडर था ZANUPF का, उसका लीडर कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। रूल द कंट्री सिंस इंडिपेंडेंस। इलेक्शंस वर हेल्ड रेगुलरली and always won by ZANUPF. President Mugabe was popular but also used unfair practice in election. Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. Opposition party versus were hushed and their meeting disrupted. Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. There was a law that limited the right to criticize the president. यदि हम जिम्बाब्वे की केस स्टडी को देखेंगे तो जिम्बाब्वे में क्या हुआ था? 1980 में वाइट माइनॉरिटी से इंडिपेंडेंट मिली। जो वहाँ पे जिम्बाब्वे में क्या था? वाइट माइनॉरिटी थी और उनको वाइट माइनॉरिटी से क्या मिले? इंडिपेंडेंस मिली, मतलब आज़ादी मिली। और उसके बाद वहाँ पर ZANUPF पार्टी मतलब ने रूल किया। वहाँ की पार्टी का नाम क्या था? ZANUPF। और उसका जो लीडर था वो कौन था? रॉबर्ट मुगाबे। रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के क्या बन गए? प्रेसिडेंट बन गए। और उन्होंने मतलब इलेक्शन वो क्या हुआ? इलेक्शन भी जीत गए। जब लीडर बन गए तो उन्होंने कई बार क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए और अपनी पावर को रॉबर्ट मुगाबे ने बढ़ाया। ही हर्ज्ड द अपोजिशन पार्टी लीडर्स। Public protests and demonstrations against the government were declared illegal. In 2017, Mugabe was forced out of office. जब वो वहाँ के उन्होंने क्या किया तो इसके बाद प्रेसिडेंट बनने के बाद उन्होंने अपनी पावर को बढ़ा लिया और खुद अपने मतलब वो खुद डिसीजन लेने लगे। रॉबर्ट मुगाबे क्या थे? डिसीजन लेने लगे और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किया। इस सारी चीज़ों के फेवर में होने से सारी चीज़ें क्या होती थी? रॉबर्ट मुगाबे के फेवर में होती थी। तो इससे क्या था? जो अपोजिशन पार्टी थी, अपोजिशन पार्टी के जो वर्कर थे वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान किया जाता था उनको। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या ट्रेड यूनियन किसी तरह का प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी क्योंकि उनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था, मतलब कोई भी इनके अपोज में नहीं मतलब कर सकता था। और जो टेलीविज़न और रेडियो में ZANU पार्टी के ही मतलब के बारे में ही बताया जाता था। अब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या होती है? इलेक्टेड होती थी सरकार के द्वारा। इस पार्टी को मतलब लोगों ने ही बनाया था। तो इस पार्टी को किसे बनाया था? लोगों ने ही बनाया था। तो इन जिम्बाब्वे मुगाबे वाज पॉपुलर। मुगाबे पॉपुलर तो हुआ बट ही प्रैक्टिस अनफेयरली, मगर वो क्या बोलता? गलत तरीकों का यूज़ करते था। अनफेयर मतलब अनफेयर मीन्स गलत चीज़ों का यूज़ करता था। सो ही वॉज अनडेमोक्रेटिक। तो इस तरह से हम देखें तो वो क्या था? अनडेमोक्रेटिक था। वी नीड टू लुक बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन। यदि हम बिफोर एंड आफ्टर इलेक्शन को देखें, द अपोजिशन पार्टी हैव एनफ स्कोप टू काउंटर द रूलिंग। दिस रिक्वायर्स दैट स्टेट शुड रिस्पेक्ट some basic rights of the citizen. Everyone should be equal in the eyes of law. जबकि हमारे लॉ में क्या है? सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए। These rights should be protected by independent judiciary. A democratic government cannot do
whatever it likes. It needs to follow its activities within the framework of Constitution, law and citizens' right. तो इस तरह से यदि हम देखें, यदि हम रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट के बारे में देखें तो उसमें कोई भी लॉ को नहीं माना गया और रॉबर्ट मुगाबे जो था अपने गलत तरीकों का यूज़ करता था। इस तरह से वो अनडेमोक्रेटिक मतलब कहा गया इसको। तो इस तरह से हम लोगों ने रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट, तो जैसे हमारे इंडिया में है मतलब राइट की रिस्पेक्ट की जाती है, लॉ को माना जाता है, सभी लीडर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को मानते हैं, रूल्स को फॉलो करते हैं। कोई भी पार्टी आए या जाए, कभी कांग्रेस रूल करती है हमारे इंडिया में, कभी बीजेपी रूल करती है, कभी समाजवादी पार्टी रूल करती है। तो कोई भी पार्टी रूल करे मगर सबको कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे संविधान में जो भी रूल्स बनाए गए हैं सभी को रूल्स को फॉलो करके आगे अपनी प्रोग्रेस करनी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है समरी डेफिनेशन, मतलब इस चैप्टर की समरी डेफिनेशन क्या थी। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which the rulers are elected by the people। जैसा कि हमने आपको पहले भी डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बताई थी कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट which the rulers are elected by the people। डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री तभी डेमोक्रेटिक कहलाएगा जबकि वहाँ जो भी लीडर बनाया जाए वो क्या है, लोगों के द्वारा चुना जाए। यदि वह लीडर लोगों के द्वारा नहीं चुना गया तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती। अब इसके कुछ पॉइंट हैं। वी फाउंड दैट दिस डेफिनेशन वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द की वर्ड्स यूज्ड इन इट थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल। वी वर्क आउट 4 features of democracy as a form of government. Accordingly, democracy is a form of government in which first feature, rules elected by the people take all major decisions। जो भी पीपल इलेक्ट किया जाएगा उसको पूरे मेजर डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए। सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल चेंज द करेंट रूल। मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो मतलब कोई भी चीज़ यदि नहीं हो पा रही है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। चॉइस होनी चाहिए और रूलर्स के पास दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल ऑन ऑल द पीपल। और ये जो चॉइस और अपॉर्चुनिटी है ये सभी पीपल्स के लिए होनी चाहिए ऑन एन इक्वल बेस। और किसके बेस पर होनी चाहिए, समानता के आधार पर होना चाहिए। नेक्स्ट है द एक्सरसाइज ऑफ द चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट। हर व्यक्ति को अपने राइट्स का पूरा अधिकार मिलना चाहिए, हर व्यक्ति को इक्वलिटी के अकॉर्डिंग देखना चाहिए और इस तरह से यदि सभी चीज़ें मिलेंगी तो हमारा कंट्री क्या होगा, एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्यों है, इसके कारण इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। कुछ पॉइंट्स क्या हैं, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो अभी तक मैंने आपको जो भी टॉपिक समझाया मुझे लगता है कि आपको ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वाई डेमोक्रेसी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी। आप लोग वीडियो को अच्छे से देखिएगा, अच्छे से वॉच करिएगा, हर चैप्टर को अच्छे से समझिए, पढ़िए और कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस प्रेजेंट कीजिए। थैंक यू बच्चों।